कहानी शुरू होती है ओमरी नाम के एक लड़के से जो स्कूल से घर वापस आता है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है उसके लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी तैयार होती है। पूरा परिवार उसके आसपास जमा होता है और सब मिलकर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। ओमरी मुस्कुराते हुए कैंडल्स बुझा देता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद उसकी मम्मी पापा विक्टर और जेन उसे एक बिल्कुल नया स्केट बोर्ड गिफ्ट करते हैं। इतना जबरदस्त गिफ्ट देखकर ओमरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसका बेस्ट फ्रेंड पैट्रिक भी उसके साथ होता है और दोनों मिलकर नई स्केट बोर्ड को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसका भाई ओडील भी उसे एक टॉय गिफ्ट करता है। फिर दूसरा भाई डिलन एक पुरानी सी लकड़ी की कबर्ड लेकर आता है और बताता है कि ये स्पेशली ओमरी के लिए मिली है। पहली नजर में कबर्ड काफी पुरानी और ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन फिर भी ओमरी को वो पसंद आ जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कबर्ड पर ताला लगा हुआ था और उसकी की किसी के पास नहीं थी। तब ओमरी की माँ जेन को याद आता है कि बचपन से उन्हें अलग अलग तरह की कीज कलेक्ट करने का शौक था, इसलिए मुमकिन है उनकी कलेक्शन में इस कबर्ड की की भी मिल जाए। पैट्रिक का स्पेशल गिफ्ट। कुछ देर बाद ओमरी और पैट्रिक अपना नया स्केट बोर्ड चलाने स्केटिंग रिंग पहुंचते हैं। वहां पैट्रिक अपना बर्थडे गिफ्ट ओमरी को देता है। गिफ्ट देखने में बहुत छोटा था। ये एक नेटिव अमेरिकन वॉरियर का प्लास्टिक टॉय था। पैट्रिक थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वो कोई महंगा गिफ्ट नहीं ले सका, लेकिन पता नहीं क्यों ये टॉय देखते ही उसे ओमरी की याद आ गई थी। ओमरी को गिफ्ट दिल से पसंद आता है। वो मुस्कुराकर अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करता है। मिस्टीरियस की। घर लौटने के बाद ओमरी और उसकी माँ कबर्ड की ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक कई कीज ट्राई की जाती हैं, लेकिन कोई भी ताला नहीं खोल पाती। फिर अचानक जेन को एक बहुत पुरानी और खास की मिलती है। ये वही की थी जो कभी उनकी नानी की हुआ करती थी और उनकी गुजर जाने के बाद एक यादगार के तौर पर उनके पास रह गई थी। जैसे ही ओमरी उस की को ताले में लगाता है, ताला तुरंत खुल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था, इस कबर्ड के अंदर रखा क्या जाए। जेन मुस्कुराकर कहती हैं कि पैट्रिक वाला छोटा नेटिव अमेरिकन टॉय इसके अंदर रखकर देखते हैं। ओमरी टॉय को कबर्ड के अंदर रखता है, ताला बंद करता है और कबर्ड को अपने बेड के पास रखकर सो जाता है। इम्पॉसिबल मिरेकल। अगली सुबह ओमरी की आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है। आवाज सीधी कबर्ड के अंदर से आ रही होती है। पहले तो उसे लगता है शायद वो अभी भी सपना देख रहा है, लेकिन जब वो धीरे से कबर्ड खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कल रात जो छोटा सा प्लास्टिक टॉय उसने अंदर रखा था, अब वो बिल्कुल जिंदा खड़ा था। छोटा सा नेटिव अमेरिकन वॉरियर अपने पैरों पर खड़ा था। जैसे ही कबर्ड खुलता है वो तुरंत अपना नन्हा सा चाकू निकाल लेता है और किसी अनजानी लैंग्वेज में तेज तेज बोलना शुरू कर देता है। ओमरी को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती। उसे लगता है शायद वो अभी भी सपने में है। सच जानने के लिए वो धीरे से अपना हाथ उस छोटे आदमी की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल वो वॉरियर बिना डरे अपने चाकू से ओमरी की उंगली पर वार कर देता है। दर्द की वजह से ओमरी तुरंत समझ जाता है ये कोई सपना नहीं था। उसके सामने जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ बिल्कुल हकीकत था। तभी नीचे से उसके पापा की आवाज आती है। वो उसे जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने को बुलाते हैं। घबराकर ओमरी फौरन कबर्ड बंद कर देता है ताकि घर का कोई और उस छोटे आदमी को ना देख ले। उसके बाद वो अपनी माँ के साथ स्कूल चला जाता है, लेकिन पूरा दिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, आखिर एक प्लास्टिक का टॉय जिंदा कैसे हो सकता है। सब गायब हो गया। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, ओमरी सीधा भागते हुए घर पहुंचता है और बिना वक्त गवाए अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ता है। वो एक्साइटमेंट के साथ कबर्ड खोलता है, लेकिन इस बार अंदर देखकर उसका दिल टूट जाता है। लिटिल नेटिव अमेरिकन फिर से एक ऑर्डिनरी प्लास्टिक टॉय बन चुका था। ओमरी को लगता है शायद सुबह जो कुछ उसने देखा था वो सिर्फ उसका वहम था। निराश होकर वो कबर्ड बंद करता है और नीचे अपनी फैमिली के पास चला जाता है। डिनर के वक्त भी उसका चेहरा उदास होता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन ओमरी असली बात छुपा लेता है और कहता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर उसकी माँ उसे रूम में आराम करने भेज देती है। कुछ ही देर में ओमरी सो जाता है। बाद में उसके पापा उसे उठाकर उसकी बेड पर सुला देते हैं। मैजिक दोबारा जाग उठा। रात के बीच अचानक वही अजीब सी आवाज फिर से सुनाई देती है। इस बार ओमरी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो सीधा कबर्ड के पास जाता है और धीरे से उसका ताला खोलता है, और जैसे ही कबर्ड खुलता है वो छोटा नेटिव अमेरिकन फिर से जिंदा खड़ा होता है। इस बार भी वो काफी डरा हुआ था। वो ओमरी से पूछता है, क्या ये कबर्ड सच में मैजिकल है। ओमरी कहता है, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। लिटिल बेयर हैरानी से कहता है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी अजीब सपने से कम नहीं। लिटिल बेयर की असली पहचान। अब ओमरी उसके बारे में और जानना चाहता था। तब वो छोटा वॉरियर अपना नाम बताता है। उसका नाम था लिटिल बेयर।
वो बताता है कि वो आइरोक्वाई ट्राइब का एक वॉरियर है और अपने वक्त में साल 1761 के दौरान उसने इंग्लिश सोल्जर्स के साथ मिलकर फ्रेंच आर्मी के खिलाफ वॉर भी लड़ी थी। ये सुनकर ओमरी और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो पूछता है, तुम इतने छोटे क्यों हो? लिटिल बेयर मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं छोटा नहीं हूँ, तुम ही किसी जायंट की तरह नजर आ रहे हो। धीरे धीरे लिटिल बेयर को लगने लगता है कि ओमरी कोई आम लड़का नहीं बल्कि कोई पावरफुल स्पिरिट या मैजिकल इंसान है। वो कहता है कि शायद उसे अपनी दुनिया में वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ओमरी बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इतनी जल्दी चला जाए। अब वो लिटिल बेयर के साथ और वक्त गुजारना चाहता था। कबर्ड का अगला जादू। तभी ओमरी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो एक टॉय टेंट कबर्ड के अंदर रखकर उसे लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब वो कबर्ड दोबारा खोलता है तो प्लास्टिक का टेंट एक असली छोटी सी झोपड़ी में बदल चुका होता है। लिटिल बेयर पहले उसके अंदर जाने से घबराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है। अब ओमरी इस मैजिक को और टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो कुछ और टॉयज भी कबर्ड के अंदर रख देता है। लेकिन जैसे ही वो सब जिंदा होते हैं, सब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती देख ओमरी फौरन कबर्ड बंद कर देता है और कबर्ड बंद होते ही सारे टॉयज दोबारा प्लास्टिक के खिलौने बन जाते हैं। अब लिटिल बेयर को भी यकीन हो जाता है कि इस कबर्ड में वाकई कोई मैजिकल पावर छुपी हुई है। अगली सुबह लिटिल बेयर खुद ओमरी को उठाता है। वो कहता है कि अगर ये कबर्ड इतना पावरफुल है तो शायद ओमरी उसके लिए कुछ जरूरी चीजें भी ला सकता है। सबसे पहले वो एक वेपन मांगता है, लेकिन ओमरी साफ मना कर देता है। उसके बाद लिटिल बेयर पूछता है कि क्या वो किंग जॉर्ज को उसके सामने ला सकता है। ये सुनकर ओमरी हंस पड़ता है और कहता है, हमारे यहाँ कोई किंग नहीं होता। दोनों बात करते करते एक दूसरे की दुनिया के बारे में जानने लगते हैं। लिटिल बेयर मॉडर्न दुनिया की हर चीज देखकर हैरान होता रहता है। वो पूछता है कि बिना आग जलाए खाना कैसे पकता है और ओमरी की वाइफ खाना कब बनाती है। ओमरी हंसकर बताता है कि उसकी अभी शादी ही नहीं हुई। ये सुनकर लिटिल बेयर की आंखों में उदासी आ जाती है। वो धीरे से बताता है कि उसकी वाइफ बहुत पहले दुनिया छोड़ चुकी है। उसकी बात सुनकर ओमरी को उसके लिए सच में बुरा लगता है। आखिर में लिटिल बेयर फैसला करता है कि कुछ वक्त के लिए वो यहीं ओमरी के साथ रहेगा। ये सुनकर ओमरी की खुशी देखने लायक होती है। वो प्रॉमिस करता है कि लिटिल बेयर के लिए धनुष, तीर और छोटे टूल्स लेकर आएगा ताकि वो अपना एक मजबूत घर बना सके। ओमरी उसके लिए घोड़ा लाने की भी बात करता है, लेकिन लिटिल बेयर मुस्कुराकर कहता है कि उसे पैदल चलना ही ज्यादा पसंद है। पहला खतरा। कुछ देर बाद लिटिल बेयर खिड़की से आती ठंडी हवा को महसूस करता है। ओमरी सोचता है कि क्यों ना उसे बाहर की दुनिया भी दिखाई जाए। वो बहुत संभाल कर लिटिल बेयर को एक छोटी सी बॉक्स में रखता है और गार्डन में ले जाता है। जैसे ही लिटिल बेयर पहली बार असली घास पर चलना शुरू करता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। वो कहता है कि ये जगह उसे बहुत पसंद आ रही है। लेकिन वापस लौटते वक्त अचानक एक बड़ा परिंदा बॉक्स पर झपट्टा मारता है। उसका निशाना सीधा लिटिल बेयर होता है। ओमरी बिना सोचे समझे फौरन उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ता है और मुश्किल से उस परिंदे को भगा देता है। जब दोनों दोबारा रूम में पहुंचते हैं, तब लिटिल बेयर ओमरी को दिखाता है कि उस हमले के दौरान उसके पैर में गहरी चोट लग चुकी है। लिटिल बेयर के पैर से लगातार खून बह रहा था। वो दर्द से कराहते हुए ओमरी से कहता है कि अगर जल्दी इलाज ना हुआ तो चोट और ज्यादा सीरियस हो सकती है। ये सुनते ही ओमरी तुरंत बाथरूम की तरफ भागता है और बैंडेज ढूंढने लगता है। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि इतनी छोटे इंसान का ट्रीटमेंट नॉर्मल तरीके से करना मुमकिन ही नहीं। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो चुपके से अपने भाई के रूम में जाता है और वहां रखा पुराना टॉय बॉक्स उठा लाता है। रूम में वापस आकर वो उस बॉक्स से छोटा सा मिलिट्री डॉक्टर का टॉय निकालता है। फिर बिना देरी किए उसे भी मैजिकल कबोर्ड के अंदर रखकर ताला बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद जब कबोर्ड दोबारा खुलता है तो वो प्लास्टिक का डॉक्टर अब एक असली जिंदा इंसान बन चुका होता है। उस डॉक्टर का नाम था टॉमी। बैटलफील्ड से सीधा यहाँ टॉमी बुरी तरह घबराया हुआ था। कुछ पल पहले तक उसे लग रहा था कि वो बैटलफील्ड में घायल सोल्जर्स का इलाज कर रहा है और अचानक वो इस बिल्कुल अनजानी दुनिया में आ पहुंचता है। ओमरी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि घबराओ मत, फिलहाल जो कुछ हो रहा है उसे एक अजीब सपना समझ लो। इसके बाद ओमरी टॉमी को लिटिल बेयर के पास ले जाता है ताकि वो उसके जख्मी पैर का इलाज कर सके। दुश्मन लेकिन डॉक्टर। जैसे ही टॉमी लिटिल बेयर को देखता है वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसका पेशेंट एक नेटिव अमेरिकन वॉरियर था और दूसरी तरफ लिटिल बेयर भी हैरान रह जाता है क्योंकि उसका इलाज करने वाला एक इंग्लिश सोल्जर था। दोनों अलग अलग जमानों और अलग दुनियाओं से आई थी, लेकिन इस वक्त दोनों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता था, डॉक्टर और पेशेंट का।
टॉमी बिना वक्त गवाए ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। वो लिटिल बेयर के पैर पर ध्यान से बैंडेज बांधता है और फिर उसे खड़े होने में भी मदद करता है। कुछ ही देर में लिटिल बेयर की हालत पहले से काफी बेहतर हो जाती है। इलाज खत्म होने के बाद ओमरी टॉमी से पूछता है, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे या वापस जाना चाहोगे? टॉमी कुछ देर सोचता है, फिर कहता है कि बैटलफील्ड बहुत डेंजरस जरूर है, लेकिन उसके साथी अभी भी उसका इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें उसकी जरूरत है, इसलिए उसे हर हाल में अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। टॉमी का फैसला सुनकर ओमरी उसे दोबारा कबर्ड के अंदर रखता है। जैसे ही कबर्ड लॉक होता है, टॉमी अपनी असली वक्त में लौट जाता है। सीक्रेट अभी भी सेफ है। इसी दौरान ओमरी की माँ जेन रूम में आ जाती है। वो पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। ओमरी मुस्कुराकर कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जेन उसे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाकर चली जाती है। जैसे ही रूम का दरवाजा बंद होता है, ओमरी फिर से लिटिल बेयर के पास आ जाता है। वो कहता है कि वर्कशॉप से लाए हुए सामान की मदद से अब वो अपना घर और अच्छा बना सकता है, लेकिन लिटिल बेयर बताता है कि उसे अभी और टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ओमरी फौरन प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए और सामान लेकर आएगा। तभी लिटिल बेयर नीचे से जीन की आवाज सुनता है। हैरान होकर वो पूछता है, क्या वो तुम्हारी माँ है? ओमरी हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर लिटिल बेयर मुस्कुराता है और कहता है कि उसके लिए ये बात बहुत अजीब है कि इतना बड़ा लड़का भी अपनी माँ के साथ रहता है। एक साथ नाश्ता। नीचे जाने से पहले ओमरी लिटिल बेयर से पूछता है कि उसे खाने में क्या पसंद है। फिर वो किचन में जाकर अपनी माँ से कहता है कि आज नॉर्मल ब्रेकफास्ट की जगह कुछ अलग बनाया जाए। जीन को ये रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो बिना कुछ पूछे उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद ओमरी ब्रेकफास्ट लेकर अपने रूम में वापस आता है और लिटिल बेयर के साथ बैठकर वो खाना शेयर करता है। लिटिल बेयर ओमरी की इस दोस्ती और काइंडनेस से बहुत खुश होता है। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। स्कूल की कहानी। ब्रेकफास्ट के बाद ओमरी बताता है कि अब उसे स्कूल जाना होगा। लिटिल बेयर हैरान होकर पूछता है, स्कूल क्या होता है? ओमरी मुस्कुराते हुए समझाता है कि स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चे हर रोज नई नई चीजें सीखते हैं। ये सुनकर लिटिल बेयर उसे एक जरूरी बात कहता है। वो बोलता है कि सिर्फ नई चीजें ही नहीं, अपने एंसेस्टर्स और उनके हिस्ट्री के बारे में भी सीखना उतना ही जरूरी होता है। जाने से पहले ओमरी उसे कुछ छोटी टूल्स देता है, जिनमें एक छोटी सी कुल्हाड़ी भी होती है, ताकि लिटिल बेयर अपना घर पूरा कर सके। एक सच जो किसी ने नहीं माना। उस दिन स्कूल में टीचर सभी स्टूडेंट्स को कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने का टास्क देते हैं। जब ओमरी की बारी आती है, तो वो बिना झिझक बता देता है कि उसके पास एक मैजिकल कबर्ड है जो टॉयज को जिंदा कर देता है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। सबको लगता है कि ओमरी ने एक कमाल की फिक्शनल स्टोरी बनाई है। टीचर भी उसकी इमेजिनेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन पैट्रिक चुप रहता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे धीरे धीरे शक होने लगता है कि ओमरी मजाक नहीं कर रहा, बल्कि सच बोल रहा है, और वो उसी नेटिव अमेरिकन टॉय की बात कर रहा है जो उसने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। एक और बड़ी गलती। स्कूल से घर लौटते वक्त ओमरी की नजर एक नेटिव अमेरिकन एग्जीबिशन पर पड़ती है। वहाँ एक छोटी सी नेटिव अमेरिकन स्टैचू रखी होती है। इधर उधर देखकर वो चुपके से असली स्टैचू उठा लेता है और उसकी जगह एक दूसरा टॉय रख देता है। फिर बिना किसी को पता चले वो जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ता है। रूम में पहुंचते ही वो देखता है कि लिटिल बेयर ने अपना छोटा सा घर लगभग पूरा बना लिया है। ये देखकर ओमरी बहुत खुश होता है। फिर वो लिटिल बेयर को नई स्टैचू दिखाता है। उसका प्लान बहुत सिंपल था। वो सोचता है कि इस स्टैचू को जिंदा करेगा, उसके बो और एरोज कुछ देर के लिए ले लेगा और बाद में उसे वापस एग्जीबिशन में रखाएगा। लेकिन जैसे ही वो स्टैचू को कबर्ड में रखकर लॉक करता है और कुछ देर बाद कबर्ड दोबारा खोलता है, तो उसके सामने एक और जिंदा इंसान खड़ा होता है और अपने सामने ओमरी जैसी जायंट को देखते ही वो आदमी बुरी तरह घबरा जाता है। ओमरी समझ ही नहीं पाता कि अचानक ये सब कैसे हो गया। लिटिल बेयर धीरे से उसके पास जाता है, उसकी जांच करता है और फिर शांत आवाज में कहता है, वो मर चुका है। ये सुनते ही ओमरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद इस आदमी की मौत का जिम्मेदार वही है। लिटिल बेयर की सीख। लिटिल बेयर कहता है कि उस आदमी को इज्जत के साथ दफनाया जाना चाहिए, लेकिन ओमरी इतना शौक में होता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता। उसकी हालत देखकर लिटिल बेयर पूछता है, क्या तुम्हारी दुनिया में लोग मरते नहीं? ओमरी धीरे से जवाब देता है, मरते तो हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखा। लिटिल बेयर उसे समझाता है कि अब सबसे सही फैसला ये होगा कि उस आदमी को उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। फिर ओमरी उससे पूछता है कि जिंदा होने से पहले वो आदमी क्या कर रहा था। लिटिल बेयर बताता है कि वो अपने भतीजे को जंगल में रास्ता दिखा रहा था। उनकी ट्राइब की परंपरा के मुताबिक हर लड़के को कुछ वक्त अकेला रहना पड़ता था ताकि वो हिम्मत और जिम्मेदारी दोनों सीख सके। उसके बाद लिटिल बेयर ओमरी को एक बहुत गहरी बात समझाता है। वो कहता है, इंसान को कभी भी उस मैजिक के साथ नहीं खेलना चाहिए जिसे वो पूरी तरह समझता ही ना हो। ये बात सीधा ओमरी के दिल पर लगती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने बिना सोचे समझे बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक और झूठ। तभी नीचे से ओमरी के पापा विक्टर उसे आवाज देते हैं। ओमरी उस मरे हुए आदमी को दोबारा कबर्ड के अंदर रखता है। जैसे ही कबर्ड लॉक होता है, वो फिर से एक प्लास्टिक टॉय बन जाता है। रूम से बाहर निकलने से पहले ओमरी लिटिल बेयर से पूछता है,
क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेकिन इस बार लिटिल बेयर चुप रहता है। नीचे पहुंचकर विक्टर उससे पूछते हैं कि वर्कशॉप से कुछ टूल्स गायब हैं। वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो सामान गया कहाँ। सच बताने की हिम्मत ओमरी में नहीं होती, इसलिए वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसने वो टूल्स कहीं दफन कर दिए हैं। विक्टर को उसकी बात समझ तो नहीं आती, लेकिन वो और सवाल नहीं करते, बस ओमरी को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि जाकर नए टूल्स ले आए। मुसीबत पे मुसीबत। ओमरी पैसे लेकर मार्केट की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक बदमाश लड़का उसका रास्ता रोक लेता है। पल भर में वो ओमरी के सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। ओमरी ना उसका मुकाबला कर पाता है और ना ही अपने पैसे वापस ले पाता है। बेबस होकर वो सड़क के किनारे बैठ जाता है। कुछ देर बाद पैट्रिक वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में एक छोटा काउबॉय टॉय होता है। वो चाहता था कि ये लिटिल बेयर का दोस्त बन सके। जब वो ओमरी का उदास चेहरा देखता है तो बिना कुछ सोचे उसके साथ घर चल पड़ता है। सीक्रेट लगभग खुल गया। दोनों सीधे ओमरी के रूम में पहुंचते हैं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर ओमरी घबरा उठता है। उसके दोनों भाई लिटिल बेयर के बनाए हुए छोटे घर को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और ऊपर से घर का पेट माउस भी रूम में इधर उधर घूम रहा होता है। ओमरी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था, कहीं लिटिल बेयर किसी की नजर में ना आ जाए। वो जल्दी जल्दी अपने भाइयों को रूम से बाहर भेज देता है। जब रूम खाली होता है तब उसे लिटिल बेयर एक ड्रॉर के नीचे छुपा हुआ मिलता है। लिटिल बेयर साफ कह देता है कि अब वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। उसका कहना था कि अगर वो यहाँ और रुक गया तो शायद उसके साथ भी कोई बुरा हादसा हो जाए, लेकिन ओमरी उसे तसल्ली देता है। वो कहता है कि जब तक वो यहाँ है लिटिल बेयर को कुछ नहीं होगा। पैट्रिक ने सच देख लिया। इसी दौरान पैट्रिक रूम के अंदर आ जाता है और जैसे ही उसकी नजर चलते फिरते लिटिल बेयर पर पड़ती है वो हैरानी से जम सा जाता है। अब ओमरी के पास सच छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो पैट्रिक को मैजिकल कबर्ड का पूरा राज बता देता है। साथ ही उसे ये भी बताता है कि ये कबर्ड टॉयज को जिंदा तो कर सकता है, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर पैट्रिक डरने के बजाय और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो खुद इस मैजिक को ट्राई करना चाहता था, लेकिन ओमरी उसे साफ मना कर देता है। काउबॉय का एंट्री। थोड़ी देर बाद विक्टर दोबारा ओमरी को नीचे बुला लेते हैं। जैसे ही ओमरी रूम से बाहर निकलता है पैट्रिक उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। वो चुपके से अपना काउबॉय टॉय और उसका घोड़ा उठाता है और दोनों को कबर्ड के अंदर रखकर लॉक कर देता है। कुछ ही पल बाद दोनों टॉयज वाकई जिंदा हो जाते हैं। घोड़ा तुरंत दौड़ना शुरू कर देता है और काउबॉय को ड्रॉर से बाहर धक्का दे देता है। इसी वक्त ओमरी रूम में वापस आ जाता है। वो फौरन आगे बढ़कर काउबॉय को नीचे गिरने से बचा लेता है। पैट्रिक ये सब देखकर खुशी और हैरानी से भर जाता है। तभी वो छोटा काउबॉय अपनी रिवॉल्वर निकालता है और सीधा फायरिंग कर देता है। बुलेट इतनी छोटी होती है कि किसी को चोट नहीं लगती। उसके बाद वो अपना नाम बताता है। उसका नाम था बून। पैट्रिक तो बून से दोस्ती करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओमरी को अब तक हुई सारी गलतियां याद थीं। इसलिए वो कहता है कि सबसे सेफ यही होगा कि बून को तुरंत उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। तभी नीचे से पैट्रिक की माँ की आवाज आती है। वो उसे घर चलने के लिए बुला रही होती हैं। जाने से पहले पैट्रिक ओमरी से एक बड़ी रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता था कि बून को सिर्फ आज की रात के लिए यहीं रहने दिया जाए। बून और लिटिल बेयर आमने सामने। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ओमरी मान जाता है। पैट्रिक ये भी कहता है कि अगले दिन बूने को स्कूल जरूर लाना, क्योंकि वो उसे दोबारा मिलना चाहता है। लेकिन पैट्रिक एक जरूरी वार्निंग भी देकर जाता है। वो बताता है कि पुराने जमाने में काउबॉयज और नेटिव अमेरिकन अक्सर एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, इसलिए बूने और लिटिल बेयर को कभी अकेला साथ मत छोड़ना। पैट्रिक के जाते ही ये बात सच साबित होने लगती है। बूने और लिटिल बेयर एक दूसरे को देखते ही सतर्क हो जाते हैं। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन ओमरी वक्त रहते बीच में आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। लिटिल बेयर ओमरी को याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो और टॉयज को जिंदा नहीं करेगा। ओमरी को भी एहसास होता है कि उसने फिर एक रिस्क ले लिया। ओमरी लिटिल बेयर का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर गार्डन ले जाता है। वहाँ लिटिल बेयर को अपनी पुरानी जिंदगी की याद दिलाने वाला एक पल मिलता है और ओमरी उस नेटिव अमेरिकन को भी इज्जत के साथ दफन कर देता है जिसकी मौत हो चुकी थी। इससे लिटिल बेयर को कुछ सुकून मिलता है। उस रात लिटिल बेयर अपने परिवार को याद करता है, खासकर अपनी मर चुकी वाइफ को। उसकी बातें सुनकर ओमरी समझ जाता है कि हर इंसान को अपनों की कमी कितनी तकलीफ देती है। अगली सुबह बूने और लिटिल बेयर के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है। ओमरी दोनों को समझाता है कि अगर उन्हें साथ रहना है तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा। फिर ओमरी दोनों को छुपाकर स्कूल ले जाता है ताकि पैट्रिक बूने से दोबारा मिल सके। स्कूल में ओमरी पूरा वक्त टेंशन में रहता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उनका सीक्रेट सबके सामने ना आ जाए। इस दौरान बूने और लिटिल बेयर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। जब बूने को लिटिल बेयर की पर्सनल ट्रेजेडी का पता चलता है तो उनके बीच की दुश्मनी पहले से काफी कम हो जाती है। लेकिन असली मुश्किल तब खड़ी होती है जब पैट्रिक लगभग पाउच खोल देता है और टीचर भी वहां पहुंच जाती है। खुशकिस्मती से ओमरी वक्त रहते दोनों को सिग्नल दे देता है। बूने और लिटिल बेयर बिल्कुल मोशनलेस खड़ी रहती हैं, इसलिए टीचर को सिर्फ 2 ऑर्डिनरी टॉयज ही नजर आते हैं और उनका राज एक बार फिर बच जाता है। स्कूल के बाद ओमरी अपनी माँ से परमिशन लेता है कि पैट्रिक उस रात उनके घर रुक सके। परमिशन मिलने के बाद ओमरी और पैट्रिक एक नया प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि एक और नेटिव अमेरिकन फिगर को जिंदा करके शायद लिटिल बेयर की तन्हाई कम की जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो कबर्ड लेने जाते हैं उन्हें पता चलता है कि वो अपनी जगह पर है ही नहीं और यहीं से उनकी सबसे बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है।
मैजिक की सबसे बड़ी मुसीबत। ओमरी और पैट्रिक कबर्ड ढूंढने में लग जाते हैं। काफी देर की तलाश के बाद उन्हें वो मिल भी जाती है, लेकिन असली परेशानी अब सामने आती है। मैजिक चलाने वाली की ही गायब थी। दोनों पूरे घर में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन की का कहीं कोई पता नहीं चलता। ये सुनकर लिटिल बेयर और बून दोनों परेशान हो जाते हैं। बून को सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि अगर की ना मिली तो वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस कर रह जाएगा। उस रात सब लोग साथ बैठकर एक फिल्म देखते हैं। फिल्म में काउबॉयज और नेटिव अमेरिकन के बीच लड़ाई दिखाई जाती है। ये देखकर बून जोश में आ जाता है, लेकिन लिटिल बेयर को अपने लोगों के साथ हो रहा बर्ताव देखकर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर वो बून पर तीर चला देता है। तीर सीधा जाकर बून को लगता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। ओमरी और पैट्रिक घबरा उठते हैं। इस बार उनके पास डॉक्टर टॉमी भी नहीं था जो मदद कर सके। लिटिल बेयर को भी तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद को दोष देने लगता है। इसी दौरान ओमरी की माँ रूम में आती है और दोनों लड़कों को गुड नाइट कहकर चली जाती हैं। जाते वक्त वो बताती हैं कि अगर रात को फ्लोर के नीचे से आवाज आए तो घबराना मत, शायद घर का पेट माउस घूम रहा हो। अब दोनों लड़कों की टेंशन और बढ़ जाती है। उन्हें डर होता है कि कहीं वो माउस बून या लिटिल बेयर पर हमला न कर दे। दोनों रात भर पहरा देने का प्लान बनाते हैं, लेकिन थकान की वजह से कुछ ही देर में सो जाते हैं। सिर्फ लिटिल बेयर ही पूरी रात बून के पास बैठा रहता है। रात के बीच ओमरी की आंख खुलती है और उसकी नजर फ्लोर के तख्तों के बीच चमकती हुई की पर पड़ती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन की और नीचे खिसक जाती है। तब लिटिल बेयर खुद नीचे उतरने का फैसला करता है। ओमरी उसे वार्निंग देता है कि वहां माउस भी हो सकता है, लेकिन लिटिल बेयर हिम्मत नहीं हारता। काफी मुश्किल के बाद वो की ढूंढ लेता है और सलामत वापस आ जाता है। की मिलते ही ओमरी दोबारा डॉक्टर टॉमी को बुलाता है। टॉमी फौरन बून का ट्रीटमेंट शुरू करता है। उसकी मेहनत देखकर ओमरी को एहसास होता है कि ये मैजिक अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहा, हर दिन कोई नई मुश्किल खड़ी हो रही थी। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला करता है। अब सबको उनकी अपनी दुनिया में वापस भेजना ही सही होगा। पैट्रिक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन लिटिल बेयर के चेहरे पर सुकून नजर आता है। ट्रीटमेंट के बाद टॉमी सबसे पहले अपनी दुनिया में लौट जाता है। थोड़ी देर बाद बून को भी होश आ जाता है और उसकी एक हल्की सी मजाक भरी बात रूम का तनाव कम कर देती है। ओमरी फिर एक और आइडिया देता है। वो सोचता है कि शायद एक और नेटिव अमेरिकन फिगर को जिंदा करके लिटिल बेयर की तन्हाई दूर की जा सकती है, लेकिन लिटिल बेयर इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि किसी को उसकी अपनी जिंदगी से अलग करके यहाँ लाना ठीक नहीं होगा, और जब वो अपनी दुनिया में लौटेगा उसके अपने लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। इमोशनल गुड बाय। अगले दिन विदाई का वक्त आ जाता है। बून और लिटिल बेयर दोनों अपने अपने वक्त में लौटने के लिए तैयार होते हैं। जाने से पहले लिटिल बेयर ओमरी से कहता है कि अगर ओमरी उसकी ट्राइब का लड़का होता तो वो भी उसे बहादुर और मजबूत बनने के लिए जंगल भेजता। फिर वो एक और बात कहता है जो ओमरी कभी नहीं भूलता। अब तुम सिर्फ दोस्त नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। ये सुनकर ओमरी की आंखें भर आती हैं। बूने मुस्कुराकर कहता है, हमें कभी मत भूलना। ओमरी और पैट्रिक वादा करते हैं कि वो दोनों को हमेशा याद रखेंगे। कबर्ड बंद होने से पहले लिटिल बेयर एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या हमारे लोगों को फ्यूचर में याद रखा जाएगा? ओमरी यकीन के साथ जवाब देता है, हाँ, तुम्हारी कहानी कभी नहीं मिटने वाली। ये सुनकर लिटिल बेयर सुकून के साथ मुस्कुराता है। ओमरी धीरे से कबर्ड बंद कर देता है और कुछ ही पल बाद उसके दोनों दोस्त फिर से छोटे टॉयज बनकर अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद स्कूल में ओमरी अपनी स्टोरी पूरी करता है, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अब भी जिंदा होता है। इस वक्त लिटिल बेयर अपनी दुनिया में कहां होगा और क्या कभी वो भी ओमरी को याद करता होगा? इमोशनल एंडिंग। आखिर में ओमरी अपने दोनों दोस्तों को अलविदा कहता है और उन्हें उनकी अपनी दुनिया में वापस भेज देता है। कबर्ड का दरवाजा बंद होते ही सब कुछ पहले जैसा नजर आता है, लेकिन ओमरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी होती है। उसने सिर्फ एक मैजिकल राज ही नहीं देखा था, बल्कि दोस्ती, जिम्मेदारी और हर फैसले के नतीजों की असली अहमियत भी समझ ली थी। कुछ दिन बाद स्कूल में बैठकर वो अपनी कहानी पूरी करता है। शायद दुनिया के लिए ये सिर्फ एक इमेजिनेशन हो, लेकिन ओमरी के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे सच्चा और यादगार एडवेंचर था। उसे नहीं पता कि लिटिल बेयर और बूनी अपनी दुनिया में इस वक्त क्या कर रही होंगी, लेकिन उसके दिल में एक बात का पूरा यकीन होता है, दोनों अपने घर वापस पहुंच चुके हैं और शायद कभी कभी वो भी ओमरी को याद करती होंगी। इसी उम्मीद और एक खूबसूरत याद के साथ ये दिल को छू लेने वाली कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यूज की, तो क्रिटिक्स ने द इंडियन इन द कबर्ड को काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। रॉटन टमाटोज पर फिल्म को 70% क्रिटिक स्कोर मिला, जहां रिव्यूअर्स ने इसकी तारीफ की कि फिल्म ने ओरिजिनल बुक की रूह को बरकरार रखते हुए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग का बहुत अच्छा बैलेंस बनाया। वहीं मेटाक्रिटिक पर इसे 58 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिला, जो मिक्स्ड से लेकर पॉजिटिव रिव्यूज को दिखाता है। कई क्रिटिक्स ने कहा कि ये फिल्म बिना ज्यादा प्रीच किए ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। कुछ रिव्यूअर्स को इसका स्लो पेसिंग थोड़ा महसूस हुआ और कुछ ने नेटिव अमेरिकन कैरेक्टर्स के पुराने जमाने वाले पोर्ट्रियल पर भी बात की, लेकिन ओवरऑल फिल्म की इमोशनल डेप्थ और इमेजिनेशन को काफी अप्रिशिएट किया गया।
ऑडियंस की तरफ से भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सिनेमा स्कोर पर इसे A ग्रेड मिला और IMDb यूजर्स ने भी इसकी सिंपल हार्टफेल्ट स्टोरी, लिटिल बेयर और ओमरी की इमोशनल फ्रेंडशिप और फैमिली फ्रेंडली एडवेंचर को काफी पसंद किया। अगर आप फास्ट एक्शन की जगह एक मैजिकल और इमोशनल फैंटेसी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आज भी एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती है। तो दोस्तों, आपको द इंडियन इन द कबोर्ड 1995 कैसी लगी? अपनी रेटिंग और ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी के साथ, तब तक के लिए ख्याल